अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 24 कैफ 3 का स्टार्ट करते हैं जी। राजपूत मैंने करवा दिया था, रिजवान और मुस्तजाब ये होमवर्क में थे, ऐसे ही है। रिजवान मैं करवा देता हूँ क्योंकि उसका सलूशन नहीं था। वैसे मुस्तजाब के सलूशन में एक थोड़ा सा सलूशन मसला नहीं था एक्चुअली। आई कैप के क्वेश्चन बैंक को मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। ये तो हाँ, तो ये कौन सा सवाल है? रिजवान है ना? नहीं, मुस्तजाब। ये इसके अंदर एक ये और एक ये एज इट इज़, जाहिर सी बात है कॉपी उन्होंने क्वेश्चन किया है, लेकिन जो सोल्यूशन आई कैप का है वो 800 और 5 रुपये के हिसाब से बना हुआ है। तो सारा सोल्यूशन चेंज करने की बजाय क्वेश्चन को ही सही कर लें। आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही था। अच्छा, वैसे आप लोगों ने इस हिसाब से किया तो आपका भी अपना सोल्यूशन बन गया हुआ है। जिस क्वेश्चन में यहाँ पे 80 और यहाँ पे 50 रुपये हैं, उस हिसाब से आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही है इंशाल्लाह। समझ रहे हैं ना बात को मेरी? तो इसको आप ज़रा करेक्ट कर लीजिए। इस 80 को काट के 800 कर लें, अगर सोल्यूशन के साथ मैच करवाना है। नहीं तो फिर सोल्यूशन देखें नहीं ज़िंदगी में। आपका सवाल बिल्कुल सही है इंशाल्लाह, मुझे पता है, मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और इस 50 को काट के 5 कर लें तो ये सोल्यूशन आपका मैच कर जाएगा, ठीक है बच्चों? सही है? गाट इट, गाट इट। अच्छा जी, एक क्वेश्चन रिजवान इंडस्ट्रीज़ फटाफट करते हैं। उसके बाद ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हैंड आउट में कोई गलती होगी थोड़ी सी, तो पिछले वाला कॉपी पेस्ट हो गया। ओपल तो हमने कर लिया हुआ है ना। और उसके बाद देखते हैं, शायद इनमें से भी ये छोटे वाला सवाल मैं करवा दूं शायद, बल्कि होमवर्क में जाने देंगे, ठीक है। कल फिर सोल्यूशन उसका भी दे दूंगा, लाया नहीं वैसे। ठीक है जी, चलें रिजवान वाला सवाल करते हैं ताकि ज़रा थोड़ा सा इसको कंक्लूड करें हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। रिजवान इंडस्ट्रीज हैज़ 6 standard products from stainless steel and brass. Company most popular product is RI11 and following budgeted data is given for product RI11. Activities given है, cost driver, उनका वॉल्यूम और कॉस्ट पूल। परचेजिंग, इससे आसान सवाल क्या हो, ढूंढने की ज़रूरत नहीं, उसने खुद बताया हुआ है और नॉर्मली बता भी देता है वो ABC के अंदर। परचेजिंग कॉस्ट 7,50,000 का ये पूल है। परचेजिंग की जितनी कॉस्ट है उनका पूल 7,50,000 है। इनका कॉस्ट ड्राइवर है परचेज ऑर्डर, और ये क्या है? ये ड्राइवर की क्वांटिटी है जिससे आप रेट निकालते हैं। यानी आपने 7.5 लाख को 15,000 से डिवाइड करना है, आपके पास आ जाएंगे रुपीज़ पर परचेज ऑर्डर। आप FOH रेट निकाल रहे हैं ना, तो FOH रेट इन सब का अलग अलग निकलना है। फिर बैचेस प्रोड्यूस सेटिंग कॉस्ट का ड्राइवर है। 11-20 को डिवाइड करेंगे 28 से तो आपके पास कॉस्ट पर बैच आ जाएगी। फिर इसी तरह से कॉस्ट पर मटेरियल रिक्विजिशन, कॉस्ट पर इंस्पेक्शन, कॉस्ट पर मशीन आर, ठीक है। तो ये काम करना होता है वर्किंग के अंदर। दोनों तरीके हैं। आई कैप का सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर वो उसी तरह से रखता है जैसे पहले सवाल कर रहे थे, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, और आगे फिर डिपार्टमेंट्स की बजाय प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। लेकिन ये वाला काम जो होता है ड्राइवर से पर यूनिट, ये FOH रेट, हर एक्टिविटी का FOH रेट निकालना, ये अलग से वर्किंग में किया होता है। हम उसको भी टेबल के अंदर डाल देते हैं, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं जी। जो ज़रूरत पड़ी वो वर्किंग छोटी सी एडिशनल भी कर लिया करते हैं हम, वो कर लेंगे, ठीक है जी। ABC को आज ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का बुनियादी लेक्चर आज हो जाएगा, फिर कल से इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस 2-3 दिन लगाएंगे उस पर भी, या जितने दिन हमें मुनासिब लगे उतने दिन लगाएंगे, ठीक है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के बाद अभी मैंने नहीं सोचा क्या करना है। हम टारगेट कॉस्टिंग भी शुरू कर सकते हैं, हम लेबर भी शुरू कर सकते हैं। मेरा दिल है रिज़ल्ट के बाद फिर डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर देंगे। ये ज़रूरी चीज़ें हैं बहरहाल, और थोड़ा सा कंफर्टेबली भी लेकर चलते हैं इनमें। आप अगर कंफर्टेबल हो गए हैं, कॉस्ट के सवालों को करना संभालना आपको आ जाता है, तो डिसीजन मेकिंग में आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। देखो 2-3 किस्म की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपको मिलती हैं। या तो वो FOH कॉस्ट पर यूनिट निकलवा रहा है आपसे, ठीक है,
या वो आपसे, मैं अभी आपको होमवर्क में सवाल दूंगा, या वो आपसे प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट भी निकलवा सकता है। इवन एक सवाल आज आपके पास आ रहा है ICAP का क्वेश्चन बैंक का, उसके अंदर उसने प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर दी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलेगी? सेलिंग प्राइस भी दी होगी, सेल्स माइनस कॉस्ट कर दोगे, कॉस्ट सारी की सारी होती हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है, वरना 75% मार्क्स तो शायद आपके वर्किंग्स में आ जाएं, लेकिन असल रिक्वायरमेंट आप छोड़ो। तो ध्यान से सवाल को पढ़ना है। तो कह रहा है कैलकुलेट यूनिट ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट RI11 यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक ही प्रोडक्ट है हमारी यहाँ पे, ठीक है, और उसका FOH रेट निकालना है, यानी जो हमारा टेबल है एक्टिविटी बेस्ड के FOH निकालने वाला ये कॉस्ट पूल्स, कॉस्ट ड्राइवर्स, एक्टिविटी वाइज FOH रेट, और फिर FOH को एब्जॉर्ब करवाना है। आज दो प्रोडक्ट्स भी नहीं है इस सवाल में, एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सिर्फ ये टेबल और ये रिक्वायरमेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं वर्किंग नहीं कहता, यही मेरा सोल्यूशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे हैंडआउट का कौन सा चल रहा है? तो ये FOH के टॉप चैप्टर से हमने ये तरतीब रख ली है कि क्वेश्चन नंबर एक ही रख लेते हैं, ज़रा आसानी हो जाती है। FOH के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फलां, बाकी वो पास पेपर्स आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन बैंक आ रहा है, वो मैं खुद ही डालता रहता हूँ, ठीक है ना, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, और ये है बेसिकली ICAP की एग्जाम्पल। चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले कॉस्ट पूल्स आ गए, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर्स आ जाते हैं, उसके बाद क्या निकालेंगे जी हम? एक्टिविटी वाइज FOH रेट, उसके बाद हमारी आती है बारी प्रोडक्ट्स की, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है आज प्रोडक्ट एक ही है। FOH एब्जॉर्ब हम निकालेंगे RI11, ठीक है जी। मुश्किल तो नहीं लगी अभी तक कॉस्ट आपको? चलें, अल्लाह करे ऐसे ही रहे जी। शुरू करें काम। सवाल किधर है भाई? सवाल लाओ भाई, सवाल जी। अब ये सारी कॉस्ट हैं, इनके ड्राइवर्स हैं, ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर साथ साथ रेट निकालते जाएं, ये बाद में निकाल लें, आपकी मर्जी है। परचेजिंग कॉस्ट, सेटिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन और मशीनिंग, लिखवाते जाएं जी। नंबर 1 कौन सी है? परचेजिंग कॉस्ट। ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसने आगे ही बताया। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? बल्कि मैं ज़रा आपको रिवाइज चुके करवा रहा हूँ। टोटल परचेजिंग कॉस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे टोटल ड्राइवर का वॉल्यूम लिखना है। तो टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, ठीक है जी। और कॉस्ट भी लिखते जाते हैं, चलें। कॉस्ट कितनी है? 7,50,000। बाकी फिर ड्राइवर का वॉल्यूम बाद में देखते हैं, अभी नहीं नज़र आ रहा हूँ मुझे, ठीक है। आगे बढ़ें जी। ड्राइवर का वॉल्यूम ही नज़र आ रहा है, चलो करते जाएं कि कॉपी पेस्ट पहले कर लें, पहले कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है जी। कॉस्ट को छोड़ें, इनको छोड़ें, फटाफट ये लिखवा दें। यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट वैसे लिखा नहीं करते, टोटल का कॉलम नहीं है। नेक्स्ट क्या है? टोटल, यानी सेटअप की कॉस्ट है ना जी। टोटल नंबर ऑफ बैचेस, उसके बाद टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, जी। टोटल नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। रिक्विजिशन किसे कहते हैं? बताया था एक बार। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है जब किसी चीज़ की, तो वो एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेट्स से रॉ मटेरियल के स्टोर वालों को, तो वो मटेरियल रिक्विजिशन कहलाती है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन को कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वालों को, जैसे स्टोर में चीज़ ख़त्म हो जाए तो वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को भेजेंगे
परचेज डिपार्टमेंट से कहते हैं अपना प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट, तो वो रिक्विजिशन प्रोक्योरमेंट की होती है कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, वो बाज़ार से मंगवा देते हैं। रॉ मटेरियल स्टोर में चीज़ ख़त्म हो जाए तो बाहर से मंगवानी है, तो परचेज डिपार्टमेंट को स्टोर वाले लिखते हैं रिक्विजिशन अपनी, ठीक है, कि हमें जी ये चीज़ रिक्वायर्ड है। फिर फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ गई चीज़ की, रॉ मटेरियल की या स्टोर के आइटम की, तो वो अपने स्टोर को रिक्विजिशन लिखते हैं, ठीक है। तो रिक्विजिशन वो रिक्वेस्ट कि हमें फलां चीज़ चाहिए जो भेजते हैं प्रोडक्शन वाले, ठीक है जी। इसके बाद क्या है, इंस्पेक्शन कॉस्ट, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस हैं। अच्छा, वैसे अब ये ना दुनियाए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अब ये चीज़ अकाउंटेंट्स कंक्लूड कर चुके हैं कि इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है वो इंस्पेक्शन आवर्स पर ही बेस करनी चाहिए, सबसे बेस्ट ड्राइवर वो है। खैर अभी हमारे सवालों में अगर हमें कोई इंस्पेक्टेड यूनिट्स मिल जाएं या नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस मिल जाएं तो यूज़ तो वही करना, क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड बेस क्या होनी चाहिए, इंस्पेक्शन आवर्स या फिर उसके बाद इंस्पेक्टेड यूनिट्स। ये तो आखिरी हल है कि नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस आप ले लें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। सवाल तो बस करना है ना हमने, जो हमें सामने सवाल आ गया हमने उसको तो कुछ ना कुछ करके ही छोड़ना है, सामने चीज़ नहीं भी मिल रही तो ठीक है ना जी। और भी कुछ है, टोटल मशीनिंग, ऊपर टोटल लिखना भूल गया, टोटल मशीनिंग कॉस्ट जी, टोटल मशीन आवर्स, बस यही है। चल अब नॉर्मली सवालों के अंदर क्या होता है, ये परचेजिंग कॉस्ट टोटल, सेटिंग कॉस्ट टोटल, ये टोटल एक जगह दिए होते हैं, उसके बाद नीचे ड्राइवर्स वगैरह ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन इसमें सवाल बना बनाया था, ठीक है। एक छोटा सा मसला ये हो सकता है कि कंपनी के ये बजटेड डाटा है और है पूरे साल का, तो इस पूरे साल के डाटा से एफओएच रेट एक्टिविटी वाइज निकलेगा तो वो इस मंथ पे लग जाएगा, तो इसमें कोई हर्ज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है बच्चों, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये साल के डाटा से आपने जो रेट निकाला है चेक करना चाहोगे तो वो यहाँ से भी निकल आएगा, सेम ही होगा, फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। बहरहाल हमें ये डाटा गिवन है, हम इसकी बेस पे एफओएच रेट निकाल लेते हैं एक्टिविटी वाइज। तो परचेज कॉस्ट का रेट निकालते हैं 7.5 लाख डिवाइड बाय 15,000, क्या आंसर आता है जी, ₹50 पर परचेज ऑर्डर, पर ऑर्डर ही लिख देते हैं। उसके बाद सेटिंग कॉस्ट टोटल कितनी गिवन है, 11,20,000, 11,20,000, और नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ सेटअप्स गिवन होंगे सवाल के अंदर, कितने हैं जी, बैचेस प्रोड्यूस्ड कितने, 28। कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम, ठीक है, कॉस्ट पूल यानी इतने रुपए और कितनी दफ़ा ये काम हुआ। परचेज ऑर्डर 15,000 दफ़ा दिया गया, बैचेस 28,000 प्रोड्यूस हुए, वॉल्यूम किसका, कॉस्ट ड्राइवर का, कॉस्ट पूल का नहीं, कॉस्ट पूल तो रुपीज़ में गिवन है, ये कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम है, ठीक है जी। कितना, 28,000, तो आंसर आ गया ₹40 पर बैच। नेक्स्ट क्या है जी, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग संभालने की कॉस्ट जो है वो 9,60,000 है, और उसका ड्राइवर रिक्विजिशन जो है वो 80,000 है। कितना जी, 9,60,000 और 80,000 रिक्विजिशन है, तो पर रिक्विजिशन कितना आ गया, ₹12 पर रिक्विजिशन। उसके बाद आज बच्चे फिर पूरे हो गए, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन नहीं करवाऊंगा शुरू आज, जिस दिन तुम लोग कम हो गए उस दिन करवाऊंगा। कहाँ थे कल सारे, हफ्ते को वीकेंड था, कोई नहीं, ये आसान वक्त बस गुजर ही गया, वीकेंड के ऊपर सबसे अहम काम हुआ करेगा। नेक्स्ट क्या है जी, इंस्पेक्शन 7 लाख और ड्राइवर की वॉल्यूम है 28,000, तो ₹700,000 डिवाइडेड बाय 28,000, ₹25 पर इंस्पेक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है। और अगर इंस्पेक्शन आवर्स होते
तो पर इंस्पेक्शन आर ये रेट निकल आता है, यूनिट्स होते तो पर इंस्पेक्टेड यूनिट ये रेट निकल आता है, ठीक है। उसके बाद मशीनिंग कॉस्ट्स हैं 15 लाख की और आवर्स हैं 5 लाख, तो रुपीस डिवाइड बाय 500,000 आवर्स, रुपीस 3 पर मशीन आवर। हम डिपार्टमेंटलाइजेशन जब कर रहे थे तो उसमें क्या करते थे, उसमें ये खर्चे टोटल के कॉलम में आते थे और किसी एक ड्राइवर की बेस के ऊपर हम डिपार्टमेंट्स को बांटते थे, और फिर प्रोडक्ट के लिए ज़रूरत पड़ती थी तो सिंगल प्रोडक्ट तो उसी पर ही बेस कर जाती थी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी अब हमारे सवाल में आई थी तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर बांटा था हमने, और उसके लिए सवाल में कोई ना कोई बेस गिवन होती है, कभी यूनिट्स कभी आवर्स, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी बेस में हमने क्या किया, एक्टिविटी बेस्ड के अंदर हमने हर एक्टिविटी को पकड़कर उसका रेट निकाला। आज मेरिट्स डीमेरिट्स करवाऊंगा, हैंडआउट में तो नहीं डाल सका, कहा था टीए को, लेकिन वो पता नहीं अभी इन ट्रांजिट थे, तो मैं यहाँ से पढ़ा दूंगा, कल के हैंडआउट में डाल दूंगा, ICAP की बुक से ही करवाना है, ठीक है। अभी ऑनवर्ड्स ऐसे ही करेंगे, जो मेरे पढ़ाने वाली थ्योरी होगी 5-10 नंबर की आ ही ना जाए कभी, जो मेरे पढ़ाने वाली होगी वो मैं पढ़ाऊंगा और ICAP की किताब से आपके हैंडआउट में भी डाल दिया करूंगा। लेकिन आपको मैंने पहले दिन से एक बात कही हुई है, चलो जो हुआ सो हुआ, ABC कॉस्टिंग से तो आप इस चीज़ को अब पक्का अपनी तरतीब बना लें कि मैंने आज ABC कॉस्टिंग का चैप्टर ख़त्म किया, आपने ICAP की बुक से इसको सारा रीड कर लेना है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है, ये आपने तसल्ली करनी है। मेरे हिसाब से जो पढ़ाने वाली चीज़ होगी, ये नॉर्मली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेरिट्स डीमेरिट्स वगैरह होते हैं हर टॉपिक के अंदर, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद करना होता है, वो मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा, लेकिन उसके अलावा आपने तसल्ली ज़रूर कर लेनी है एक दफ़ा अपनी, ठीक है, सही है ना। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इन FOH को एब्जॉर्ब करवाना है प्रोडक्ट्स में, एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। अब रिजवान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाटा relating to RI11 for the month of July is given below. परचेज ऑर्डर्स 25 हैं, आउटपुट इन यूनिट्स 15, प्रोडक्शन बैच साइज एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास FOH कॉस्ट हर ड्राइवर की अवेलेबल है, जितना जितना इस RI11 ने इसको यूज़ किया है जुलाई के अंदर, उतना उतना हम कॉस्ट निकालते चले जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करवा देंगे। तो परचेज ऑर्डर्स कितने हैं, 25, तो परचेज ऑर्डर्स ये पड़े, तो अगर अब कैलकुलेटर पे कर लें, कोई मसला नहीं, कहते हैं तो मैं एक आध दफ़ा इस पर कर देता हूँ कि 25 ऑर्डर्स हैं तो ₹50 इंटू 25 ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स कितना आता है, 1250, ठीक है ना। इस तरह से आपको बस वर्किंग कैलकुलेटर पे कर देनी, क्योंकि आपने ये सब करके दिखा दिया होगा जी। उसके बाद 40 पर बैच है सेटिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन बैच साइज इन यूनिट्स, अब ये हमें निकालना पड़ेगा। उन्होंने बताया है बैच साइज, बैच मतलब सेटअप, एक बैच के लिए एक नया सेटअप करना पड़ता है ना, ठीक है। तो हमारे पास तो इस वक्त आउटपुट इन यूनिट्स गिवन है, टोटल कितना आउटपुट आया, और हर बैच का साइज क्या था 100, तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ बैचेस चाहिए होंगे। मैं वर्किंग नंबर 1 यहाँ पे कर लेता हूँ, तो क्या चाहिए हमें, टोटल नंबर ऑफ बैचेस जुलाई के, प्रोडक्शन है 15,000 और बैच साइज 15,000 यूनिट्स और 100 यूनिट्स पर बैच, ये फॉर्मूला बना, ठीक है जी। जी बताएं, 150 बैचेस, ठीक है, तो 150 बैचेस। अब ये मैंने वर्किंग की है, ये अब मैं बेशक शो करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बाकी यहाँ पर स्टार भी लगाया जा सकता है, ठीक है जी। जी तो ₹140 है और 150 बैचेस, और ये 150 बैचेस वर्किंग नंबर 1 में मैंने निकाल के दिखाया आपको। जी बोले 6,000, ₹12 पर रिक्विजिशन है, और हमें यहाँ पर मटेरियल रिक्विजिशंस पर बैच गिवन है, इसका मतलब एक छोटी सी वर्किंग और करनी पड़ेगी,
टोटल मटेरियल रिक्विजिशंस जुलाई की, तो बैचेस कितने आ गए 150, और हर बैच 150 बैचेस हैं, और हर बैच जब हम लगाते हैं तो कितनी मटेरियल रिक्विजिशंस भेजते हैं 6, तो टोटल मटेरियल रिक्विजिशंस बन गई जी 900। तो ये हमारे पास जनाब ₹12 था पर रिक्विजिशन, और नंबर ऑफ रिक्विजिशंस आ गई वर्किंग नंबर जी 10,800। ये वर्किंग वगैरह का फॉर्मेट कभी आगे पीछे होता है, बाकी अपने सवाल का फॉर्मेट वही है। ये वर्किंग आप किसी भी तरह से कर सकते थे, कोई इशू नहीं, ठीक है। बस ये निकाल के कहीं पे दिखाना है कि ये 900 और 150 कैसे निकला, सवाल में तो रेडीली अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो सही है। नेक्स्ट है जी इंस्पेक्शंस, इंस्पेक्शन पर बैच है, लो जी वर्किंग नंबर 3, मुझे चाहिए टोटल इंस्पेक्शंस, उसी तरह से बैचेस से ही निकल आएगी, ऐसे ही है टोटल इंस्पेक्शंस। भाई ये एंड वालों नज़र आएगा ये, वरना सुन लो एंड वाले भाई, आपका पहला दिन है आज, हाँ अच्छा, आज ज़रा नाराज़ बैठे हो ना, मैंने कहा इसलिए जी। 150 बैचेस हैं, और पर बैच, हर बैच की हम कितनी इंस्पेक्शंस करते हैं, एक ही इंस्पेक्शन है। चलो सुभान अल्लाह, ये तो लिखने की भी शायद ज़रूरत नहीं थी, पर तरतीब तो चले पूरी। तो टोटल इंस्पेक्शंस, हर इंस्पेक्शन पे लगते हैं 25 रुपये, और टोटल इंस्पेक्शंस हैं, क्योंकि हर बैच की एक इंस्पेक्शन, तो 150 बैचेस हैं तो 150 इंस्पेक्शंस जी। 3750 3750, अच्छा 3 मशीन आर्स हैं, 3 रुपये पर मशीन आर है, और मशीन आर्स कितने हैं पर यूनिट। अब कितने यूनिट्स बनाए हैं 15,000, हर यूनिट पे लगता है 0.1 आर, तो हमने टोटल आर्स, मशीन आर्स निकालने हैं, ठीक है ना। 15,000 ही नहीं कर देना, 1 घंटे में 1 यूनिट नहीं बन रहा, वो कह रहे हैं 0.1 आर में 1 यूनिट बनता है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 4 टोटल मशीन आर्स, इसके लिए जनाब टोटल यूनिट्स कितने 15,000 यूनिट्स बनाए इन्होंने इस महीने में, और 0.1 आर पर यूनिट लगा। आंसर 1500 मशीन आर्स इन्होंने यूज़ किए, तो 1500 मशीन आर्स है ₹3 पर मशीन आर है, और 1500 मशीन आर्स आर जी, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी यहाँ से, जी 26,300। ये क्या आ गया जी प्रोडक्ट वाइज, वैसे है ही प्रोडक्ट एक, टोटल FOH कॉस्ट, तो ये क्या आ गई हमारे पास टोटल FOH कॉस्ट। 2-3 प्रोडक्ट होती तो हम यहाँ पे लिखते थे ना प्रोडक्ट वाइज टोटल FOH कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स से, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, और वो थे 15,000, बोलो तो आंसर क्या आ गया 1 नहीं, दो डेसिमल बताया करो, 75 रेट के लिए मैंने कहा हुआ 2 डेसिमल कम अज कम, 3 हो जाए तो क्या ही बात, ये रिक्वायर्ड था जी। ये क्या है जी हमारे पास FOH कॉस्ट पर यूनिट, जो अल्फाज उसने लिखे थे मेरा दिल है वही लिखे, वैसे उसने यूनिट ओवरहेड कॉस्ट बोला हुआ है, ठीक है, पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट FOH। तो ज़रा रिवीजन कर ली हमने,
लिख दो 150 मल्टीप्लाइड बाई 6, वो लिखना तो ज़रूरी है, ब्रैकेट में लिख दो। ये है ना, तो आप यहाँ पे 12 इंटू 150 इंटू 6, ये बिल्कुल सही है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह से बताया कि ये काम चल रहा है, ना करें। अच्छा जी, मुस्तजाब का सलूशन मौजूद है। मुस्तजाब वाला सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, आप उसको कीप करें बेशक, जो कर लिया आपने, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से बदल के एक बार करेंगे तो ये सलूशन इसके साथ मैच करेगा। आई कैप की बुक में आप देख लीजिएगा, उन्होंने ये 80 और 50 ही लिखा हुआ है, नीचे सलूशन वही है जो आपका 800 और 5 से निकलेगा, ठीक है। सही है, समझ आ गई बात की। अच्छा जी, ये एक अच्छा सवाल है, जैम एंटरप्राइजेज, लेकिन अनलकीली इसका सलूशन आपको अवेलेबल है। मैंने ये अपने हिसाब से कर दिया है, ठीक है ना। अपने हिसाब से मतलब जो हमारा फॉर्मेट होता है, थोड़ा आई कैप का डिफरेंट चल रहा होता है, इसलिए मैंने ये कर दिया अपने फॉर्मेट पे। दूसरा क्योंकि अभी मैंने किया नहीं था, आई कैप वाला तो उन्होंने कन्वर्ट करके मुझे दे दिया हुआ था, फिर मैंने वो आपको नहीं दिया। जो इससे अगला सवाल है तो उसको मैं फटाफट आपको करवा देता हूँ, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। कहता है कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग एबीसी। बात आगे बढ़ गई है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स लेस कॉस्ट, ऐसे ही है। तो इसका मतलब मुझे सेल्स भी चाहिए, कॉस्ट भी चाहिए। अगली बात, कॉस्ट में क्या कुछ होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, और एफओएच कॉस्ट होती है। कहानी पूरी पता होनी चाहिए ना। एफओएच कॉस्ट निकालने के लिए उसने क्या कहा है, एबीसी यूज़ करो, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मटेरियल लेबर पे तो वो तो वैसे ही एक्टिविटी बेस्ड हुए पड़े होते हैं, अलग ही होते हैं, ठीक है। उनको नहीं इस तरह से कहा जाता। ये एफओएच को एलोकेट करने का एक प्रोसीजर है, सिंगल ओएआर, डिपार्टमेंटल, और ये कौन सा, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। चलो, इसका मतलब काम वही है जो हमने वर्किंग के अंदर जाके अब करना होता है। ये जो हम कर रहे थे रिक्वायरमेंट की बजाय, ये हमारी वर्किंग बन जाएगी, ठीक है। तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट। सवाल को ज़रा एक नज़र देखते हैं। सेल एंड प्रोडक्शन, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जितने यूनिट्स बने हैं उतने ही बिक गए हैं, ये यूनिट्स गिवन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी गिवन है। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस, चलो वो आपको अलग अलग ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ये उसने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन है, लेबर आवर पर यूनिट गिवन है। दिल तो कर रहा है आप ही करें, चलें एक दफ़ा बस देख रहे हैं, सिर्फ अप्रोच मैंने डिस्कस करनी है, ठीक है। कॉस्ट पूल्स गिवन है और उनके ड्राइवर्स बताकर उनकी क्वांटिटी भी दी हुई। कॉस्ट पूल रुपीज़ में, ड्राइवर की क्वांटिटी, तो एफओएच रेट पर एक्टिविटी निकल आएगा यहाँ से, बोलो। उसके बाद वो कह रहा है जी कुछ एस्टीमेट्स ये भी हैं, सेटअप्स कितने थे, ऑर्डर्स कितने थे। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, आई कैप के क्वेश्चन बैंक में सबसे आखिरी सवाल है। अच्छा लगा मुझे सवाल, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया। अब तरतीब क्या है ये देखो। सबसे पहली बात, हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट, जिसमें सेल्स, ये थोड़ा सही कर दूं मैं माजरत के साथ, आपको जो मिलेगा ये सेल प्राइस पर यूनिट नहीं है, ये सेल्स हैं। अब असल में मैंने पहले सिंगल निकाल के उसको करना था, फिर मैंने इसको ही कर दिया, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस आ गया, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, पर यूनिट नीचे निकाला हुआ मैंने, ओके। अब सेल्स कैसे निकलेंगी जी, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उनको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। और ये सेल्स भी, ये अभी मैंने बैठ के ना असल में इसको सेट किया है, तो ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स हैं। अब ये कहाँ पे लिखूँ रुपीज़ इन थाउजेंड्स, असल में तो यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे करके, तो आप लिख लीजिएगा अपने सोल्यूशन में, ओके। रुपीज़ इन थाउजेंड्स है ये, मैं फिर सही कर दूंगा ऑनलाइन वालों के लिए, अगर याद रहेगा तो क्लास के बाद। बहरहाल बता रहा हूँ, ये रुपीज़ इन थाउजेंड 138 मिलियन है, ओके। ये
115,158, आगे 3 सिफरें भी हैं इसके, ठीक है। तो रुपीज़ इन थाउजेंड है। मैंने कहा परेशान ना हो जाए, लिख ही देता हूँ, ये रुपीज़ इन, ऊपर तो यूनिट्स है ना, तो रुपीज़ इन 1000, ठीक है जी। और ये क्या है, ये तो यूनिट्स है लिखा हुआ, ओके, ये यूनिट्स है। और ये आगे सारे रुपीज़ इन थाउजेंड्स हैं। इसके ऊपर एक लाइन मुझे डालनी चाहिए थी, रुपीज़ इन थाउजेंड्स, भूल गया। अच्छा जी, अब सेल चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। सेल सीधी सीधी मिल रही है। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए मुझे मटेरियल प्लस लेबर प्लस एफओएच चाहिए होते हैं। मटेरियल प्लस लेबर उसने करके दे दिया हुआ सवाल में, प्राइम कॉस्ट। मुझे क्या ऐड करना है इसमें, ये समझ आ रही है मुजम्मिल? तुम हफ्ते को आए थे, पक्की बात है, ये समझ आ रही है तुम्हें? किसी बच्चे को ये बात समझ ना आ रही हो, समझ आ रही है? ट्राई करनी है बहरहाल सवाल को अच्छे तरीके से। तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस एफओएच कॉस्ट, ठीक है। यहाँ मैंने पर यूनिट निकालनी है, फिर इसको यहाँ पे यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये एफओएच कॉस्ट निकालने के लिए ये हमारा तरीका, यानी हमने अभी तक ये सीखा हुआ, ये टेबल क्या है, एफओएच कॉस्ट निकालता है, एक्टिविटी वाइज निकालता है एफओएच रेट निकाल कर। तो ये सारे ड्राइवर्स आ गए, ये एफओएच रेट पर एक्टिविटी आ गया, और जितनी जितनी एक्टिविटी सवाल के अंदर गिवन थी उस हिसाब से हमने ये टोटल एफओएच कॉस्ट निकाल ली। उसके बाद यूनिट्स के साथ डिवाइड किया तो पर यूनिट आ गई। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, वो यहाँ से टोटल ही निकाले, ये काम ना करे, तो टोटल एफओएच कॉस्ट ले, फिर प्राइम कॉस्ट भी टोटल ले, फिर सेल्स भी टोटल ले, पर यूनिट वाला काम ना करे, उसकी मर्जी है। दोनों तरीके हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बहरहाल कुछ वर्किंग्स इसके लिए जो ज़रूरी थी वो मैंने यहाँ पर कर दी, जैसे लेबर आवर, मशीन आवर्स और लेबर आवर्स निकालने के लिए छोटी सी वर्किंग करनी पड़ी थी, ठीक है। तो इसको आपने ट्राई करना है। बस ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे के सारे क्या हैं जी, रुपीज़ इन थाउजेंड्स हैं, ओके, क्लियर है? ये स्टार लिमिटेड वाला सवाल है, आसान सवाल है, ट्राई कीजिएगा। स्टार लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, स्काई, मून, सन। रेलेवेंट डाटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज गिवन बिलो। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, मशीन आवर्स पर यूनिट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, मशीनिंग कॉस्ट, कंपोनेंट्स कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट। अब कंपोनेंट कॉस्ट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट कॉस्ट इसकी बेस के ऊपर ही एलोकेट होता नज़र आ रहा है। सेटअप्स साथ ही उसने बताया हुआ नंबर ऑफ सेटअप्स। पैकिंग कॉस्ट के लिए अब 2 चीज़ें बच गई हैं जी। देखें, सबसे ऊपर तो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड है ना, मशीन आवर्स बचे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स बचे हैं। मुझे बताएं पैकिंग कॉस्ट के लिए क्या मुनासिब बेस है? जी बेटा, पैकिंग की जाती है कस्टमर के ऑर्डर्स की, तो नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स मुनासिब ड्राइवर है इस पैकिंग कॉस्ट के लिए। हाँ, मशीनिंग कॉस्ट के लिए आपके पास जो है वो बच जाता है फिर मशीन आवर्स, ठीक है जी, कर लेंगे। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड कॉस्ट इन टोटल एंड पर यूनिट, यानी कि ये सारा काम आपको करना पड़ेगा टोटल में भी और पर यूनिट में भी। यही भाई कह रहे हैं एक सवाल में एक पूल के 2 ड्राइवर नहीं, 2 पूल के 3 पूल के 1 ड्राइवर हो सकता है, लेकिन वो फिर एक्टिविटी बेस्ड का डीमेरिट है। मैं पढ़ाता हूँ अभी, ठीक है ना। मतलब एक अगर मिसाल के तौर पे आपके 4 ड्राइवर्स हैं, उनमें से 3 ड्राइवर्स के 4 पूल्स हैं, उनमें से 3 पूल्स के ड्राइवर सेम हैं, तो फिर ये डीमेरिट है। फिर क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग कहते हैं कि फिर एबीसी कॉस्टिंग में मुसीबत में पड़ते क्यों, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन ठीक तो थी, वहाँ से निकले तो इसीलिए। तो अभी ये मैं मेरिट्स डीमेरिट्स के अंदर बात करता हूँ आपके साथ, ठीक है। हो सकते हैं सवाल के अंदर आ जाए तो कर देना, लेकिन वो मुश्किल है कि अगर एबीसी का सवाल दे तो वो इस तरह से ज़्यादा काम करे। वो 5-6 पूल्स देगा हर एक के, और ये इस तरह के उसके ड्राइवर्स ही होंगे। ये सेटअप हो गया, इंस्पेक्शन आवर्स हो गए, मटेरियल रिक्विजिशंस, ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो ये सवाल कर लीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई
वैल्यू एडिशन होगी कि कर लें, कहते हो तो करा देता हूँ, बोलो जल्दी से हो भी सकता है, छेती छेती हो जाएगा, कर लेंगे। एक और सवाल ABC का हो जाए तो, वैसे नहीं हो जाए ठीक है। फिर आपका सवाल इसके अंदर मैंने एक और काम भी किया है। हाँ, ये गीगा का भी सोल्यूशन जो है ये अपने फॉर्मेट के हिसाब से दे दिया है, जो आपको सबसे पहले हैंड आउट में नहीं दिया था सवाल मैंने, उसका सोल्यूशन ICAP वाले तरीके से है। आने टके का फ़र्क आ जाता होता है राउंडिंग की वजह से, वो फ़र्क हो तो माफ़ कर देना, तरतीब अभी अपने वाली हो गई है, ठीक है, ओके। ये आज मैच तो नहीं है फिर, आज बात ही नहीं करनी बस सही है। अच्छा, वैसे ये कोई पहली बार नहीं ज़िंदगी में, बचपन से ऐसे ही होता आ रहा है, कोई नई बात तो है नहीं कि आउन तो बाद नहीं देखना मैच और फिर अगले मैच पे बंदा पूरे जोशो खरोश से बैठा होता है, नहीं यार कोई गल नहीं, खैर है यार आज लास्ट मैच है, बस ये करके हम हर मैच देख लेते हैं, ऐसे ही है। आज तो नसीम भी नहीं है, 2 बारी छड़ाया उन्हें तानू। अच्छा जी, गीगा कॉरपोरेशन में रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। यूनिट कॉस्ट, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट नहीं भाई, ये ध्यान से ज़रा पढ़ा करो। वो कह रहा है यूनिट कॉस्ट निकालो, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट नहीं कह रहा, यानी कि वो पूरी कॉस्ट चाह रहा है, इसमें मटेरियल भी होगा, इसमें लेबर भी होगा और इसमें ओवरहेड्स भी होंगे, ठीक है। लेकिन निकालने का कह रहा है ईच प्रोडक्ट का यूजिंग एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट वाइज एफओएच निकल आया हमारे पास, यहाँ पे कुछ वर्किंग्स हैं जिनको यूज़ किया, और ये कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ज़रा मैं नीचे लिखते लिखते नीचे लिख दिया था मैंने, वो तस्वीर खींच के भेजा टीए को, तो उन्होंने इसको नीचे ही रख दिया, हालांकि उसूली तौर पे ये टॉप पे होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, ठीक है, टॉप पे क्या उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो मटेरियल मैंने मैट लिखा, उन्होंने भी मैट लिखा, आप खुद देखें, मतलब मैं असल में लिख रहा होता हूँ रजिस्टर पे लिख के, तो मैं तस्वीर खींच के भेज देता हूँ, ज़ाहिर ICAP पे डिफरेंट है तो मैं सॉल्व करके उसको भेजा, तो उन्होंने वही लिखा हुआ है, माजरत ज़रा थोड़ा सा गुजारा कर लीजिएगा, ठीक है। मटीरियल कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट, लेबर वो मशीन को संभालने वाला एक बंदा था शायद, या शायद मशीन ही थी, मशीन को संभालने वाला होगा, देख लीजिएगा। और ये मटेरियल और ये लेबर आ गया और ये ओवरहेड्स आ रहे हैं, ठीक है, ज़रा देख लीजिएगा। मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा वैसे इस सोल्यूशन का, मैंने भी बस उठा के डाल दिया था। खैर, गीगा कॉरपोरेशन आपको कहा था कि फ़िलहाल रुक जाएं, किसी ने नहीं किया, तो अब कर लीजिएगा। मैं कल स्टार का और गीगा का सोल्यूशन अपने हिसाब से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ओके। अब ज़रा मेरिट्स डीमेरिट्स को जल्दी से पढ़ते हैं और फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन शुरू करें ना। ये ICAP की किताब के अंदर है जी, वैसे ICAP की किताब में 103 नंबर सफ़े पे है, लेकिन मैं ये आपको हैंड आउट में कल डाल दूंगा जी। मतलब ये रखवा दूंगा हार्ड फॉर्म में, लेकिन ये अवेलेबल है, आप वेबसाइट डाउनलोड करके रख सकते हैं आप अपने पास, सिर्फ आपने देखना होता है, क्योंकि इसमें से जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, सवाल हो गए, जो थेरी होगी वो मैं निकालता रहूँगा, लेकिन आपने तसल्ली के लिए एक बार उसको देखना ज़रूर है कि हमने जो पढ़ा पूरा पढ़ा भी या आगे पीछे हो गए, ठीक है। तो जो चीज़ रह जाएगी तकाज़ा बशरियत मुझसे मुझे बता दोगे तो वो हम फिर कवर तो कर सकते हैं ना, ठीक है, एक चेक तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही काम करेंगे लेकिन इस वाला तो किया हो। और जब चैप्टर ख़त्म हो तो असल चीज़ ये है कि उसकी थेरी एक बार पढ़ो, को 5-7 नंबर की थेरी आ जाए तो ये ना हो फिर वहाँ बैठे हो मुँह उठा के। मैं कोशिश करूँगा जो मुझे लगा वो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ाता जाऊँगा, लेकिन रिस्क को फिर भी आपने कवर करना है। मैं कितना को आपका रिस्क कवर करूँगा, तो एक टॉपिक ख़त्म होने पर एक दफ़ा उसको रीड करने में कोई हर्ज नहीं है जी। मेरिट्स डीमेरिट्स हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, इनको ज़रा देख लेते हैं एक बार। बाकी ये अंग्रेजियाँ वही हैं जो हम असल में ना कर लेते हैं तरतीब से कि जी ये काम ऐसे करना है ऐसे करना है, वही बातें यहाँ पर जो है ना कि जी प्रोडक्ट वाइज हम चले जाएंगे, फिर रीज़न क्या है, ऐसे ही बस अंग्रेजियाँ हैं। कॉस्ट पूल क्या होती है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, फिर उसके बाद एग्जांपल शुरू हो गई, ठीक है।
तो करने वाली बात मेरे हिसाब से तो मैं कर रहा हूँ, बाकी आपने तसल्ली से एक बार इसको पढ़ जरूर लेना। बीच में क्वेश्चन हैं वो तो हमने वैसे ही किए हुए हैं, उनको तो नहीं कुछ कहना आपने, ठीक है। मेरिट्स में है द कम्प्लेक्सिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज अलॉन्ग विद शॉर्टर प्रोडक्ट्स। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिकग्नाइजेज दिस कम्प्लेक्सिटी विद मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स। अच्छा, असल में ना पुराने ज़मानों में जो सिचुएशन होती थी वो कुछ ऐसे होती थी, एक आधी प्रोडक्ट होती थी, उसमें फिर नॉर्मली जो ज़्यादा कॉस्ट होती थी वो लेट से तो मतलब अगर 45-50% मटेरियल की कॉस्ट होती थी तो 35 से 40% लेबर की कॉस्ट होती थी और एफ भी थोड़ा सा हिस्सा होते थे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कुछ इस तरह की हमारे पास जो है वो कंपोजिशन बना करती थी। ये पहले वक्तों की बात है। तो उस वक्त एफ की कॉस्ट जो है वो कोई इतना मेजर पोर्शन नहीं हुआ करती थी प्रोडक्ट्स की। मटेरियल, लेबर इंटेंसिव ज़्यादातर ज़माना हुआ करता था, ठीक है। तो एफ का रेट सिंगल वाला भी चल जाता था और एफ वाला रेट डिपार्टमेंटलाइजेशन वाला भी चला लेते थे हम, ठीक है। लेकिन अब दुनिया में काफ़ी जिद्दत आ गई, चीज़ें, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कई प्रोडक्ट्स बना रही है, एक प्रोडक्ट के कई वेरिएंट्स बना रहे हैं और नॉर्मली कोई एक आधी मशीन ही होती है जिसके वजह से, जैसे ये मार्कर बनाने वाली कंपनी होगी तो इसने काले नीले पीले सारे मार्कर बनाने हैं तो अलग अलग फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते, एक फैक्ट्री एक मशीन लगी होती है। ये जो सेटअप वाला चक्कर है ये क्या है, ब्लैक मार्कर बनाए, फिर मशीन को बंद किया, साफ़ सुथरा किया, बैच साइड में हो गया, फिर नया बैच लगाया, उसमें लाल मार्कर लगा दिए, फिर अगले बैच में नीले लगा दिए, ठीक है। तो एक तो प्रोडक्ट की किस्में बहुत बढ़ गई, दूसरा मतलब मशीनों का ज़माना आ गया, ओवरहेड्स एक मेजर पोर्शन बनने लग गए। मशीनें आ गई तो लेबर कम हो गई, मशीनें आ गई, मटेरियल का ज़ाया होना कम हो गया। यानी अब मैं यूँ कह सकता हूँ कि शायद डायरेक्ट मटेरियल जो है वो अब कोई अगर लेट से 30% है तो कोई डायरेक्ट लेबर जो है वो 25% है, तो कहीं 45% के करीब एफ भी होने लग गया। अब मशीनें बढ़ गई ना, बात कर रहा हूँ, खर्चे बढ़ गए, एफ कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट का एक मेजर पोर्शन बनने की तरफ चली गई। तो यहाँ पे आके फिर उन्होंने कहा कि देखें जी, असल तो फिर यही है कि आपकी एक मेजर कॉस्ट है तो उसको सही से एलोकेट किया जाए। सही से एलोकेट का मतलब आपकी 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी। प्रोडक्ट ए में आप इंस्पेक्शन करते हैं, बी को इंस्पेक्ट ही नहीं करते, सी को करते हैं। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट मुनासिब क्या है, ए और बी को चार्ज हो या सी को भी हो जाए, बोलो। जबकि सिंगल OAR या डिपार्टमेंटल में क्या होता था, हमने पकड़ी इंस्पेक्शन कॉस्ट ए बी सी डी सारे डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन को चार्ज कर दी चार्ज। उसके बाद वहाँ से निकली वो जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी आते थे तो क्या होता था, वो डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट आगे प्रोडक्ट में एलोकेट हो जाती थी, तो इंस्पेक्शन भी उसमें आ गई ना। अब अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन चल रही है तो इधर डिपार्टमेंट्स के ऊपर 4 डिपार्टमेंट्स थे, उनकी जो कॉस्ट आई एलोकेशन के बाद वो हमने इन 3 प्रोडक्ट्स में बांट दी। अब उन कॉस्ट्स के अंदर इंस्पेक्शन भी पड़ी थी, क्या बी को आनी चाहिए थी, नहीं। तो ABC इसका ख्याल रखता है। इससे पिछले वाली जो अप्रोच थी, जो FH के चैप्टर को हम कर रहे थे, उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता था। तो ये भी एक मेरिट है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिकग्नाइजिंग दिस कम्प्लेक्सिटी विद मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है जी। कम्प्लेक्सिटी जो बढ़ी है उसको रिकग्नाइज करती है ये ABC कॉस्टिंग वाली जो अप्रोच है, दूसरी नहीं करती थी, ठीक है। फिर इन कंपेटिटिव एनवायरनमेंट एंटिटीज मस्ट बी एबल टू सेस इट्स, वही वाली बात, प्रॉफिटेबिलिटी मोर रियलिस्टिक। ये ज़रा जनरल्स है, पहला जो है ना, पहला ये ज़रा जनरल्स है, ठीक है जी, ये बस ऐसे ही है, ठीक है। मेन आपको समझ आने वाले दूसरा तीसरा चौथा इजीली समझ आएंगे। वो क्या कहता है जी, प्रॉफिटेबिलिटी का ज़्यादा रियलिस्टिक मैनर इससे निकलता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स हेल्प्ड एंटिटीज टू एब्जॉर्ब इनडायरेक्ट कॉस्ट इनटू प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, देखो वही वाली बात जो मैं अभी कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर बात यही हो रही थी, अगर यहाँ पर बी की कॉस्ट सही निकली हुई है, बी की कॉस्ट सही निकली हुई है तो उसकी सेलिंग प्राइस भी सही सेट करोगे।
और उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा रियलिस्टिक आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब हो सकता है जो मैं पहले पुराना काम कर रहा था, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी एक कॉस्ट जो है वो किसी प्रोडक्ट ने यूज़ ही नहीं किया हुआ वो काम, आप उसको भी वो चार्ज कर रहे हैं, उसका क्या कसूर है भाई? तो शायद आप प्राइसिंग भी सही नहीं कर रहे, आप कंपटीशन से भी आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जिस प्रोडक्ट ने जो एक्टिविटी, जहाँ पे जिस प्रोडक्ट पे जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, सिर्फ वही एफओएच उसको चार्ज हो रहा है, दूसरों को नहीं हो रहा। उसको सिर्फ वही एफओएच चार्ज होगा जो एक्टिविटी उसके ऊपर परफॉर्म हुई है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे एक तो आपकी कॉस्ट रियलिस्टिक होती है, कॉस्ट रियलिस्टिक होती है तो आप सेलिंग प्राइस सही सेट कर सकते हैं, और आपका प्रॉफिट भी जाहिर सी बात है रियलिस्टिक है। देखो ना, अगर आप सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हो, ठीक है जी, तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर सही है, छोड़ दो इनको यार थोड़ी देर, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर सही है तो प्रॉफिट की फिगर भी सही होगी ना। अगर यही गलत हो गई, यही गलत हो गई, तो आगे प्रॉफिट भी सही नहीं है। तो in competitive environments, entity must be able to assess its product profitability in more realistic manner. Activity based costing techniques helped entities to absorb indirect costs into product on the basis of activities in order to calculate realistic product cost. तो realistic product cost निकलती है जिस वजह से more realistic manner में profitability निकल सकती है। एक मेरिट है इसका। अच्छा, एक और मजे की बात, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है, दिस कैन बी अप्लाइड टू ऑल ओवरहेड्स। मतलब हम जो वो डिपार्टमेंटलाइजेशन वाला काम कर रहे थे ना, वो सिर्फ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ऊपर हम लगा रहे थे। ठीक है, उसके अंदर हमने उसमें ये नहीं देखा था कि वो नॉन प्रोडक्शन के ऊपर लग जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है, ये नॉन प्रोडक्शन पे भी वो कह रहे हैं लग जाती है। एबीसी कॉस्टिंग नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। क्या करना है आपने, जो भी ओवरहेड है, वो सेलिंग है, एडमिन है, आप निकालना चाहें तो आप उसका कोई ड्राइवर रखें, उस पूल को अलग करें, आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन में ये मामला नहीं था। ओके, तो इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल ओवरहेड्स, यानी कि इनडायरेक्ट ओवरहेड्स को भी ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी ये कैटर कर लेती है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड इजीली इन सर्विस कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पर भी आके थोड़ा सा सर्विस इंडस्ट्री के अंदर नहीं लग सकती थी। डिपार्टमेंटलाइजेशन में जैसे अर्ज किया ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर लग रही होती है। सर्विस बिजनेस कौन से हैं? सर्विस बिजनेस ये फर्म्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी लग सकती है। ठीक है, पर स्टूडेंट कितनी बिजली लग रही है कॉलेज की, पर स्टूडेंट कितनी टीचिंग कॉस्ट आ रही है कॉलेज को, बड़ी आसानी से लग सकती है। एक कॉस्ट पूल बनाएं और उसको स्टूडेंट्स के साथ या कोई ड्राइवर जो आपने रखे हैं उस हिसाब से आप वो पर स्टूडेंट निकाल सकते हैं आप। ठीक है, पर आवर निकाल सकते हैं आप कॉस्ट। यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हेल्प कर देती है आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लग के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ये मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस वगैरह, प्रॉस। ठीक है जी, बस ये जहन के अंदर होने चाहिए। अगर सवाल में आ जाए 2-1 नंबर का तो आप 1-2 बातें लिख सकें। ठीक है, बस जहन के अंदर यही बातें जो हाईलाइटेड हैं ये बैठी हुई हों और समझा हुआ आपने, बस ठीक है, उसके अलावा और क्या करना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विल बी ऑफ लिमिटेड बेनिफिट इफ ओवरहेड कॉस्ट आर प्राइमरली वॉल्यूम रिलेटेड और ओवरहेड कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये 2 बातें वो कहता है कि अगर आपकी, ये भाई वाली बात आ गई ना जो मैं कह रहा था, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादातर कॉस्ट जो हैं, जो पूल्स आपने बनाए हुए हैं, उनकी बेस मशीन और लेबर आ रहा है, मतलब वॉल्यूम रिलेटेड, ज़्यादा बनाओ ज़्यादा मशीन और लगेंगे, ज़्यादा बनाओ प्रोडक्ट ज़्यादा लेबर और लगेंगे। यानी आपके अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइमरीली मशीन और लेबर और यानी वॉल्यूम रिलेटेड ज़्यादा कॉस्ट हैं, तो फिर इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। फिर वही वाली बात जो भाई ने कही थी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक कॉस्ट पूल के एक से ज़्यादा ड्राइवर आ जाएं? तो ऐसा हो सकता है 1-2 सेम हो जाएं, लेकिन अगर यूं हो कि 6-7 कॉस्ट ड्राइवर में से
6-7 पूल्स में से 1 2 3 4 5 6 पूल्स थे। मशीन आर, लेबर आर, बीच में एक इंस्पेक्शन आ गया, फिर लेबर आर। तो फिर ABC एक मुसीबत वाला काम है भाई, मुश्किल काम है कि डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, बंदे रखने पड़ते हैं, इस मुसीबत में ना पड़े। तो अगर वो कह रहे हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरहेड्स जो हैं वो प्राइमरीली वॉल्यूम रिलेटेड हैं, मतलब मशीन आर लेबर आर पे बेस कर रहे हैं ज़्यादातर, प्राइमरीली, कोई इक्का दुक्का नहीं भी है तो बाकी ज़्यादातर कर रहे हैं, तो फिर वो इक्का दुक्का को भी बीच में डाल दो यार, जो काम पहले कर रहे थे वही करो, इस मुसीबत में ना पड़ो। दूसरी बात कि अगर ओवरहेड्स की कॉस्ट ही बड़ी थोड़ी सी है, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर मटेरियल लेबर शायद ज़्यादा है, ओवरहेड का प्रोपोर्शन ही बहुत थोड़ा सा है, तो तब भी ज़रूरत नहीं है इस मुसीबत के अंदर पड़ने की, ये नया काम करने की, जो कर रहे थे वही ठीक है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें उन्होंने कही कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विल बी ऑफ लिमिटेड बेनिफिट, कि इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कब? जब वॉल्यूम रिलेटेड ओवरहेड्स हों या जब कॉस्ट ही बहुत थोड़ा सा प्रोपोर्शन हो आपकी टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट का, ओवरहेड की कॉस्ट जो है। ठीक है जी, ओके, डन। नेक्स्ट, अच्छा वो कहता है कि आपने बड़ा काम किया जनाब, आपने कॉस्ट पूल्स बनाए और उनको एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से एलोकेट भी कर लिया, FOH रेट पर एक्टिविटी लेवल भी निकाल लिया। भाईजान मोबाइल को छोड़ दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये 2-4 नंबर का आया होना है बच्चे में, फिर आपने बैठा होना है, काश मैं उस वक्त मोबाइल यूज़ ना कर रहा होता। पार्ट 2 भाईजान तीसरी बार कह चुके हैं, मैं कह रहा हूँ ख़त्म करके पार्ट 2 शुरू करें, आप लोगों को नहीं समझ आ रही। वैसे कितनी देर का हो गया पार्ट 1? 50 मिनट्स का, इसको आपने ना 40 मिनट्स का बनाया करना है। अब आज मेरे ख्याल में चलने देते हैं, या चलें ठीक है, यहीं से पार्ट 2 शुरू कर लें।